बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। मुल्क में हुकूमतें बदल गई हैं, आज ऐवान सदर का मकीन भी बदल गया है, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं बदल रही तो वो मुल्क का सियासी माहौल इलेक्शन से कबल कि सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे और इस्तेहकाम की आमद की उम्मीद थी, वो उम्मीद अभी तक भर नहीं आ सकी और सियासी अदम इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम में तब्दील होता नहीं दिख रहा। इस बार भी अदम इस्तेहकाम को दवाम देने की कमान तहरीक इंसाफ ने ही संभाल रखी है, जो एक सूबे में तो हुक्मरानी के एवाज में मौजूद है, लेकिन बाकी सूबों और वफाक में हुक्मरानी से महरूम रहने के बायस महाज आराई और सड़कों पर एहतजाजी सियासत पर बजिद है, क्योंकि इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने आज भी अपने बानी चेयरमैन की कॉल पर पिछले हफ्ते की तरह एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें मुतालबे भी किए गए, खबरदार भी किया गया और इंतजामिया की जानिब से इन एहतजाजियों को भरपूर टफ टाइम भी दिया गया। बज़ाहिर मुल्क के कई शहरों में तहरीक इंसाफ को सख्त हुकूमती मुज़ामत का सामना रहा, ताहम खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ही हुकूमत होने के बायस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के बजाय एक बड़े मुजाहरे को लीड किया और वो ही थे जिन्होंने साइफर मामले पर चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन बनाने का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि कोर्ट के सामने आए कि ये साजिश किसने की, अवाम का मैंडेट जो चोरी हुआ है उस पे कमीशन बना के अवाम का मैंडेट अवाम को वापस दिया जाए। रिजर्व सीट जो आइन की खुली खिलाफवर्जी कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भूल चुका है, जो लोग मुर्तकब हुए हैं इस आइन को तोड़ने के, इंशाल्लाह उनको आर्टिकल 6 के मुताबिक सजा दी जाएगी। दूसरी जानिब पंजाब बिलखुसूस लाहौर और रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के लिए ये मौसर एहतजाजी मुजाहरा करना मुश्किल रहा, जिसका इंदिया वज़ीर आला मरियम नवाज ने चंद रोज कबल ही दे दिया था। उनका काम इंतशार फैलाना है, तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि आपने जो करना है वो करें, उस पे भी मेरी जीरो टॉलरेंस है। अगर आपने अमनो अमान की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, सियासत की आड़ में जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की तो आई विल बी रूथलेस। और अपने वादे और इरादे के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने इस पर अमल भी किया, जिसकी पादाश में पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा समेत कई कारकुनान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक तरफ ये सियासी महाजराई का माहौल है तो दूसरी जानिब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए मुफाहमती बेल मुंडे चढ़वाने के ख्वाब भी देखे जा रहे हैं। इस ख्वाब के भी शर्मिंदा ताबीर होने का इम्कान नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल जरूर दिख रहा है, बिलखसूस जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ सरकार और इंतजामिया भरपूर एक्शन में है तो नई हुकूमत की नई काबीना में भी वो ही चेहरे सामने लाए जाने का इम्कान है जो तहरीक इंसाफ के लिए नाकाबिल कबूल हैं। उन्हीं में से एक चेहरा साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का है, जिनको मुशीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है यदि तहरीक इंसाफ को दरपेश कानूनी और सियासी चैलेंजेस से मुतालिक फैसला साजी का इख्तियार उन्हीं मोहसिन नकवी के पास होगा। ऐसे में मुफाहमती सियासत कैसे मुमकिन हो सकेगी और उधर किरदार होगा मोहसिन नकवी को अपना बच्चा कहने वाले, खुद मुफाहमत के बादशाह कहलाने वाले और आज ही एक बार सदर मुमलिकत बनने वाले आसिफ अली जरदारी का, जिनके कांधों पर भी मीसाक के मुशत करने की जिम्मेदारी आयद की जा चुकी है। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील गुफ्तगू करेंगे। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप आमिर डोगर साहब ने। आमिर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाजी मुजाहरे किए पूरे मुल्क के अंदर, केपी में तो आपकी गवर्नमेंट ज़ाहिर है वहाँ पर आपने बड़ा जलसा कर लिया, पंजाब में आप बड़ा जलसा ज़ाहिर है कैंपेन के दौरान भी आपको खान साहब ने कहा था करें, लेकिन नहीं किया था पार्टी ने गिरफ्तारियों की वजह से। तो अब बताएं आगे का लाया अमल क्या है? एहतजाजी मुजाहरे आज हो गए, व्हाट नेक्स्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। आज जो पंजाब हुकूमत ने किया और जो शर्मनाक मनाजिर आपको मीडिया दिखा रहा है, आप भी दिखा रहे हैं, इससे एक पैगाम वाज़ेह है कि वो फस्तायत, वो जारियत, वो सियासी जो तशद्दुद और सियासी इंतकाम का निशाना जिस तरह हम पिछले 1.5 साल से बन रहे हैं वो आज दिन तक जारी है। पिछले 24 घंटों से पंजाब पुलिस ने पूरे सूबे में कोई काम नहीं किया। हर ज़िले में, हर शहर में सुबह से हर चौक पर पुलिस की गाड़ियां, प्रिजन्स वैन, SHOs, पुलिस लाइन की रिजर्व फोर्सेस ने पूरे पंजाब को पुलिस ने यरगमाल बनाया हुआ था। जहां कोई नेता, कोई कारकुन निकलता था उसको दबोचते थे और गाड़ी में डाल लेते थे। ये शर्मनाक बात है। कहने को तो आप जमहूरियत कहते हैं कि जी हम जमहूरियत है, कौन सी जमहूरियत? जमहूरियत तो आए रोज़ हार रही है।
पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार रही है। हमने पुरअमन एहतजाज के मुजाहरे की बात की थी। किसी जगह पर भी हम कानून हाथ में लेते, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते तो हम जिम्मेदार थे। तो आमिर डोगर साहब, ये पुरअमन मुजाहरे भी अगर आपको नहीं करने दिए जा रहे तो कल को आप जो मुल्क में इंतहाबी धांधली के खिलाफ तहरीक चलाना चाह रहे हैं, वो तहरीक आप कैसे चलाएंगे जब आपको पुरअमन मुजाहरे भी नहीं करने दिए जा रहे? तो तहरीक इसी तरह हम चलाएंगे कि जिस तरह आपने देखा कि हमसे बल्ला छीन लिया गया, हम पर सैकड़ों मुकदमात बनाए गए, हमसे फोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई गई, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी गई, हमसे मुश्किल निशानों के बावजूद मैं पाकिस्तान की आवाम को सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने हमारे उम्मीदवारों को ढूंढ ढूंढ कर वोट दिया और पाकिस्तान की तारीख़ का एक खामोश इनकलाब आया। उसके बावजूद हम मेजॉरिटी में आए। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारा जुनून और जज्बा उसी तरह कायम और दायम है। ये फस्तायत के मारे हुए ये जाली मैंडेट के लोग, जिनके अंदर ना कोई आइनी अथॉरिटी है, जिनके पास कोई इखलाकी अथॉरिटी है, ये चोरों का टोला हमारे अवाम के जुनून को ठंडा नहीं कर सकता। तो आप करेंगे क्या आमिर डोगर साहब? आगे का लायामल है कि आप करने क्या जा रहे हैं आगे? जाहिर है, एक तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन लेके जा रहे हैं धांधली वाले मामले के ऊपर भी और साथ साथ अपनी रिजर्व सीटों के वाले से भी। बाकी तहरीक को लेके आप आगे किस तरह से बढ़ेंगे? क्या आपका लायामल क्या आगे का? हमारा लाहेअमल यही है कि हम चाहते हैं कि 8 फरवरी को जो मैंडेट पाकिस्तान की अवाम ने दिया है उस मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और जो फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अवाम की उमंगों के मुताबिक आया है उसको तस्लीम करना चाहिए। ये तो ख्वाहिश है आपकी ना सर, और आपकी जायज़ ख्वाहिश है, वैसे मानता हूं जायज़ ख्वाहिश है, लेकिन एक्शन प्लान क्या है? उसको कैसे मनवाएंगे ये सारा कुछ आप? जी, ये तो आपकी ख्वाहिश है और इससे मैं कहूँगा ये जायज़ आपकी ख्वाहिश है, ये होना चाहिए ऐसा, लेकिन इस होने के लिए आप करेंगे क्या? हम अपना पार्लियामेंट के अंदर भी अपना किरदार अदा करेंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी अदालतों का दरवाज़ा भी खड़काएंगे और हमें अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है क्योंकि कुदरत जो है इमरान खान पर मेहरबान है और इस शर में से ही खैर का रास्ता निकलेगा क्योंकि ये मुल्क हमारा है। हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, हमने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है और हमने इस मुल्क के मसाइल को हल करना है और उन मसाइल का हल एक ही है, वो है इमरान खान। तो सर आगे ये बताएं कि ज़ाहिर है उनको बाहर लाने के लिए, ज़ाहिर है वो केसेस को फेस करके अंदर इनके एक ट्रायल हुआ है, वो जिस तरह का ट्रायल भी था वो डिबेटेबल ज़रूर है, लेकिन तो एक प्रोसीजर को फॉलो करके सजाएं हो कि आज वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। तो अब क्या कोई मुफामती एक ट्रैक की बात हो रही है कि कोई मुफामत चलेगी? जरदारी साहब भी आ चुके हैं, वान सदर में आज वो पहुंच चुके हैं, उनका हल्फ भी हो गया है, तो उस मुफामत का तहरीक इंसाफ हिस्सा बनेगी? देखिए, जो हालात आज पंजाब हुकूमत ने किए हैं, आज 11वां महीना शुरू होने को है, हमारी ख़वातीन जेलों में है। इस वक्त सैकड़ों कारकुन आज मेरे पूरे पंजाब में गिरफ़्तार किए गए हैं। हमारे सीनियर वकला सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ़ खोसा, उसके अलावा 20 हमारे MPAs, सैकड़ों हमारे कारकुन इस वक्त गैर कानूनी तौर पर हब्से बेजा में हैं, थानों में इस टाइम बंद हैं। ऐसे में कहाँ से मुफाहमत होएगी? हुकूमत हमेशा आगे बढ़ती है, हुकूमत ग्रेस शो करती है, हुकूमत स्पेस देती है, लेकिन ये हुकूमत क्योंकि फस्तायत के मारे हुए हैं, ये जाली मैंडेट पे बैठे हुए हैं। आपने मरीम नवाज़ की गुफ्तगू सुनाई है जो कहती है ज़ीरो टॉलरेंस। तो अब ज़ीरो टॉलरेंस करने वाले लोग जो ख़ुद एक ज़माने में वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते थे, वो तो दफन हो गया, उनका नज़रिया भी सब कुछ ख़त्म हो गया। इस मुल्क में अब कौन सी जमहूरियत रह गई है? वैसे वो कहा करती थी मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, तो आप भी पहले मुज़ाहमत करके फिर मुफाहमत की तरफ जाएंगे? नहीं, हम तो देखें, हम तो अपना आईनी दायरे में रहते हुए पुरअमन दायरे, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि 8 फरवरी को इस कौम ने इमरान खान के नज़रिए को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया। पाकिस्तान की तारीख का इससे बड़ा रिग्ड इलेक्शन हो नहीं सकता जिसमें एक मकबूल तरीन पार्टी को सिंबल भी ना दें, उससे नशिस्तें भी छीन लें और फिर अभी इतना पेट नहीं भरा कि हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी ले लें
और रातों रात असम्बलियों के स्पीकर साहबान असम्बलियाँ बुलाएं रात के 3 बजे और सुबह 8 बजे हल्फ उठवा लें। यानी कि किसी जगह पर भी ये रुक ही नहीं रहे। इतनी हवस, इतनी नफरत, इतनी फस्तायत। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आजकल कोई बातचीत चल रही है कि कोई कुछ खबरें भी थी, कहा भी शेर अफजल मरवत साहब ने माना भी है कि हाँ कोई पैगाम हमें आए थे, बातचीत वगैरह बैक चैनल कोई राब्ते वगैरह कोई हुए हैं। क्या राब्ते हो रहे हैं, क्या ऑफर दी जा रही है आपको इस वक्त इस सारे मामले में आगे बढ़ने के हवाले से? देखें, असूलों पर तो कोई समझौता नहीं होगा। इस मुल्क के अवाम का मदावा 24 करोड़ का, अगर वो भी तो किसी ने करना है। हम समझते थे कि 8 फरवरी को शायद इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए, उससे मुल्क की मईशत आगे चले। आप जानते हैं समर अब्बास साहब, अनारकी बढ़ गई, पोलराइजेशन बढ़ गई, कौम मायूस है। ये जो खुद असम्बलियों में बैठे इनके चेहरे लटके हुए हैं। अगर ऐसे में मुल्क को आगे बढ़ने के लिए हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ी इस मुल्क की खातिर, तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले हमारा जो मैंडेट है उसका हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो और वो कुर्बानी किस सूरत में हो सकती है? वो कुर्बानी से क्या मुराद आपकी? किस तरह की कुर्बानी देने के लिए आप तैयार हैं? देखें, वो कुर्बानी यही हो सकती है कि मुल्क को, कौम की खातिर, मुल्क के अवाम की बेहतर मुस्तकबिल की खातिर हम वो जो ट्रुथ ऑफ रिकॉन्सिलेशन की खान साहब ने बात की थी, हम उसके ऊपर आज भी कायम हैं। हम अपने असूली मौक़िफ़ पे अपनी लाइक माइंडेड जमातों को इत्मीनान में लेकर इस मुल्क को इस भंवर से आगे निकालने के लिए अपनी ज़ात की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। यदि आप जो है ये मुज़ाहमती तहरीक को तर्क करके एक जो बात हो रही है मिसाक मुफाहमत की, फिर आप उस ट्रैक पे आ सकते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए? सर, मिसाक मुफाहमत तो सारी किताबी बातें हैं। इनको भी पता है कि ये नशिस्तें हमारी नहीं थी। अगर ये नशिस्तें हमें वापस दे देते, हमें पुरअमन एहतजाज करने देते, कोई जेस्चर देते, तो शायद ये तो सब किताबी बातें हैं। आपको पता है इनके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है किसी बात करने का। बहुत शुक्रिया। सुबह का नाश्ता भी पूछ कर करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे हाजा आसिफ साहब के साथ। अगर वो लाइन पे आ गए तो मुझे प्रोड्यूसर साहब बता दें कि उनसे हम आसिफ साहब लाइन पे हैं या नहीं है, क्योंकि हम यहीं से प्रोग्राम पे आगे बढ़ते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, बात करेंगे हाजा आसिफ साहब के साथ के जरदारी साहब आ चुके हैं वान सदर के अंदर। अब हुकूमत किस तरह से आगे बढ़ेगी, काबीना किस तरह से तश्कील होगी, बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आप बात करेंगे तमाम चीज़ें जो है वो अब सेटल डाउन हो चुकी हैं। हुकूमत अब बाज़ाब्ता तौर पर बन चुकी है। अब सिर्फ काबीना की तश्कील होनी है। वो गालिबन कल तक शायद हो जाए, कल नहीं तो परसों हो जाएगी। इसमें ज़ाहिर है कुछ नामों के वाले से काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इशू के कौन कौन काबीना के अंदर होगा। साग डार साहब का बड़ा मसला बना हुआ है, वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आ रहे, लेकिन क्या वो खारजा उमूर की वजारत में एडजस्ट होंगे? हुकूमत की आगे तरजीहात किस तरह की, किस तरह से आगे बढ़ेगी, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। हाँ साहब, ये बताएं कि ये काबीना की तश्कील कब तक हो जाएगी? चूँकि पहले तो ये इत्तला आ रही थी कि प्रेसिडेंसी में आसिफ अली जरदारी जब आ जाएंगे फिर काबीना का ओथ होगा, तो कल काबीना बन रही है? देखिए, मुझे इसकी कोई इतला कथित तौर पे नहीं है, लेकिन मैं आपकी तरह मैं भी स्पेकुलेट कर लेता हूँ कि जरदारी साहब मोहतरम जो है आज सदर पाकिस्तान को उन्होंने हल्फ उठा लिया है, तो अब ये एक रुकावट कह लें या एक रस्म कह लें, उसका इंतज़ार था, वो आज हो गई है। तो कल परसों में मेरा ख्याल है कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं तो काबीना भी हल्फ उठा लेगी। जब तमाम खुशूबी से मरहले जो हैं वो अबूर हुए हैं, तो ये भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे मरहला अबूर हो जाएगा, कल नहीं तो परसों। सर, इस दफ़ा इसहाक डार साहब को क्यों आउट कर दिया गया है मुआशी टीम से? वो वज़ीर ख़जाना नहीं आ रहे इस मरतबा, और जो औरंगज़ेब साहब है उनका नाम चल रहा है और शमशाद अख्तर साहब का नाम चल रहा है कि वो एक आएगी मुआशी टीम में। ये दो लोग होंगे, इसहाक डार साहब नहीं होंगे। मुझे जो हालात जो इस वक्त या जो नज़र आ रहा है उससे जो आप बात कर रहे हैं
प्रॉबेबली जो है वही बात दुरुस्त है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फैसला जो है लीडरशिप ने किया है, मैं उसके ऊपर कमेंट जो है वो ना ही करूं तो अच्छा है। ये लीडरशिप के फैसले हैं और वो मेरे मुतल्लक हों या किसी और के मुतल्लक हों, उसको आमीन कह लेना चाहिए उन फैसलों को बगैर किसी गिलो इज्जत के। नहीं, वो तो उसमें तो कोई शक नहीं सर। ज़रा लीडरशिप जो फैसला करती है वो पार्टी के अंदर जो भी होते, जो डिसिप्लिन के अंदर तमाम लोग होते हैं उन पे वो लागू होता है। सर ये कहीं से प्रेशर था डॉक्टर साहब के वाले से या क्या मामला था? नहीं, मुझे इस कतई तौर पे इसका कोई इल्म नहीं है। मैंने आपको भी कई दफ़ा कहा है कि मैं कोई इतना इंक्विजिटिव किस्म का आदमी नहीं हूँ कि सूंघता फिरूं को खबरें शबरें को गपशप जो है, या मैं वैक्सा आदमी हूँ। खबर मिल जाए नहीं मिले ना मिले कोई। पर सर आप नून लीग के वो पॉलिसी मेकिंग सर्कल का आप हिस्सा हैं, तो इसलिए यू आर द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन टू आस्क अबाउट दिस सर। दूसरा सर मुझे ये बताइएगा, जरा नवाजी है जो है, मैं और मेरी क़यादत जो है इत्मीनान करती है, उसको क़यादत की भी जो है मेहरबानी, बहुत मेहरबानी मेरे लिए इज्जत का बायस। अच्छा सर एक मामला और है खालिद साहब, ये बताएं कि हुकूमत तो अब नून लीग की है, वज़ीर आज़म नून लीग के हैं, लेकिन काबीना में जो नाम सामने आ रहे हैं, जिस तरह से मैंने बात की फाइनेंस मिनिस्टर की बात की तो वहाँ पे शमशाद अख्तर साहब का नाम आ रहा है, वहाँ औरंगज़ेब साहब जो हैं वो आ रहे हैं। फिर वजारत दाखिला की बात की जाए तो वहाँ मोहसिन नकवी साहब का नाम चल रहा है। खारजा अमूर की वजारत की बात की जाए तो वहाँ पे डार साहब शायद वज़ीर खारजा हों, लेकिन साथ उनके वहाँ पे भी जो है एक्टिव रोल में नज़र आएंगे जलील लिबास जिलानी साहब शायद नज़र आए वहाँ पे भी। तो हुकूमत बज़ाहिर आपकी है, लेकिन वज़ीर शायद आपके इतने ज़्यादा नहीं होंगे। मैं एक ओवरऑल एक कमेंट इस पे करूँगा। कोई वजारत खारजा, वजारत ख़जाना या वजारत दफा के किसी के हवाले से नहीं करूँगा, लेकिन ये हमारे मुल्क के इस वक्त हालात जो है ना वो बड़े एक नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। उसमें अगर हमें पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जो है अगर असिस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए जो भी मुनासिब लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें, अगर उसी महकमे के एक्सपर्टीज भी जो है वो कर ली जाए, शामिल कर ली जाए, तो मेरा ख्याल है इन हालात से बेहतर तौर पर निपटा जा सकेगा। लेकिन अगर आप प्योरली जो है उस पैटर्न पे चलें जो पिछले 60-70 साल से चल रहा है, तो उसमें जो है खासा धक्का शक्का लगाया गया है, लेकिन हमें कोई उसमें जो है ना वो सियासी लोगों को जो है मैं माजरत के साथ अपनी बरादरी के मतलब बात कर रहा हूँ, कोई हमारी कंसिडरेशंस दूसरी भी आ जाती हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त बड़ा कोल्ड ब्लडेड किस्म के एक्शंस की ज़रूरत है। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर रिपीट करूँगा, कोल्ड ब्लडेड किस्म के एक्शन की ज़रूरत है इस इकोनॉमी को ठीक करने के लिए और डिसिप्लिन ठीक करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। परसों पहला रमज़ान है, हमारे सारे पाकिस्तान में ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अन्नी पाई हुई। जी हाँ, कोई शक नहीं है, ये तो कुछ शक है इसमें, बिल्कुल ऐसा ही है। जो है महंगाई जो है वो 20-25% जो है ना वो बढ़ा दी गई है। जो पहले भी महंगाई थी, बेशुमार महंगाई पहले भी है, उसके ऊपर और बढ़ा दी गई। ये पाकिस्तानी है ना, ये सारे लोग जो ये हरकत कर रहे हैं, ये इंडिया से तो नहीं आए हुए या हमारे दुश्मन किसी मुल्क से तो नहीं आए हुए। तो इन हालात में जो है कोई एफर्ट लगाने के लिए, इस गाड़ी को धक्का देने के लिए सिर्फ सियासतदान, मेरा ख्याल है वो काफी नहीं है। ये एक इज्तिमाई धक्का लगाना पड़ना है इन हालात को। आप देख लें, बरकतों वाला महीना है, इसमें हमने पिछले 11 महीने की माफी मांगनी चाहिए। हमने ये गुनाहों के साथ ये महीना जो है स्टार्ट कर रहे हैं कि आम आदमी के कपड़े उतार रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज जो है महंगाई वाले लोग हैं। एक शहर के अंदर 3 रेट हैं, इसी तरह है ना, 3 रेट, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। 200 रुपए की चीज शहर में एंटर होती है और वो रिटेलर के पास पहुंचते पहुंचते 500 रुपए की हो जाती है। ऐसा ही है। तो ये आप बताएं, इन हालात में जो है अगर इमदाद दी जा रही है एक्सपर्ट से, ताकि मैं समझता हूं कि इस वक्त सियासतदानों का जो रोल है वो इस किस्म की जो इंडक्शंस की जाएंगी उससे थोड़ा सा असर उस पर जरूर पड़ेगा उस रोल पर, लेकिन सियासतदानों को बर्दाश्त करना चाहिए। इस वक्त जो हालात हैं
वो मांगते हैं इस किस्म की चीज। आप देख लेना, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है जखीरा अंदोजों का और महंगाई का वाला का, ये अगर ये गलत है मुझे कॉन्ट्रोडिक्ट कर दें, लेकिन ये बरकतों का महीना है, माफी मांगने वाला महीना है। इसमें जो है हम लूट रहे हैं लोगों को, डाके मार रहे हैं। तो सर इस पे के ऊपर गरीब आदमी के ऊपर तो सर इस पे नॉन PMLN लोगों का अहम वजारतों में आना, इस पे नून लीग के रैंक एंड फाइल में कोई तशवीश तो नहीं है? नहीं, कोई तशवीश नहीं है। हमें पूरा एहसास है इस वक्त मुल्क के हालात का, और हम समझते हैं कि एक बड़े डिफिकल्ट माहौल में हम हुकूमत का हमने संभाली है। अल्लाह ताला हमारी मदद करे, आप भी दुआ गो रहिएगा कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे, और हम ये जो लूट मार करने वाले डाकू जो बैठे हुए हैं बाजारों के अंदर, इनसे हमारी जान छुड़ाए। और सर दूसरा ये बताएं कि इस महीने में बिजली चोरी करते हैं। जी हाँ, इस महीने वो चलो 11 महीने चोरी कर लो, 11वें 12वें महीने रमजान है तो कम। सर 11 महीने में चोरी नहीं करनी चाहिए सर, ये अलग गल है। मैं तो एक मिसाल देना पाएगा, जो लोग 11 महीने चोरी करते हैं वो 12वें महीने में रोजे नहीं रखेंगे, वो चोरी का भी रोजा नहीं रखेंगे, चोरी का रोजा भी नहीं रखेंगे वो जो ये हालात जो हैं ये हमारे बड़े दिगरगू हो चुके हैं, बहुत दिगरगू हो चुके हैं। लेकिन सर पंजाब में तो वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि मेरी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से और महंगाई के हवाले से। अभी जो है 10-12 दिन हुए हैं, इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी जो है हमारे, जैसे मैं सियालकोट में हूँ इस वक्त, सियालकोट में जो है सूबाई हुकूमत के जो इफेक्टिव होने का बिल्कुल हमें एहसास हो रहा है कि वो इफेक्टिवली डील कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा जो है मामलात के साथ। लेकिन अगर साइज देखें प्रॉब्लम्स का तो ये टाइम लगेगा रिजल्ट आते आते, लेकिन इंशाल्लाह ताला कामयाब। और दूसरा सर एक चीज़ जो रह गई काबीना के बारे से, ये जिन एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट्स जो हैं ये तजवीज़ किए गए हैं नाम इनके बाहर से या PMLN की अपनी चॉइस है? ये नहीं अपनी चॉइस है। मैं जो आपने नाम लिए औरंगजेब साहब का या जो मोहसिन नकवी साहब का, मोहसिन नकवी साहब 1.5 साल से हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। जब पंजाब में काम कर रहे थे वो हम सेंटर में थे, वो पंजाब में थे, तो वो साथ ही काम कर रहे थे। तो एक सियासी एफिलिएशन तो उनकी होगी हुई है ना हमारे साथ, जो है सियासी रिश्तेदारी तो मौजूद है। तो इसलिए वो जिस तरह जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, ये ना इनका ना औरंगजेब साहब का इस तरह का नहीं। औरंगजेब भी जो है ना वो नॉमिनी है, वो ही इज अ वेरी रिनाउंड बैंकर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि उनकी रेपुटेशन जो है यूरोप में भी है, फार ईस्ट में भी है। उन्होंने इंटरनेशनल बैंक्स के अंदर उन्होंने काम किया हुआ, बड़ी अहम पोजीशंस के ऊपर, बिल्कुल इस पे कोई शक नहीं है। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला कामयाबी के साथ काम करें। दूसरा है साहब ये बताएं कि एक तरफ जाहिर है मुआशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इन मुआशी चैलेंजेस पे काबू पाने के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बुनियादी चीज़ है। बिल्कुल सही। लेकिन वो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद जो एक पाकिस्तान में हंगामा बरपा है, चाहे वो असेंबली के अंदर हो या बाहर हो, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तहरीक साहब कह रही है भाई फॉर्म 45 के मुताबिक जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता हम सुकून से नहीं बैठेंगे, ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर। आज भी मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हुए, तो इस पे कैसे लेके आप आगे चलेंगे? कोई मुफाहमती कोई ट्रैक पे आएंगे, क्या होगा? मेरा अपना ख्याल है कि ये झगड़ा भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड कर देगा। ये भी जो है, ये जो इस वक्त वो शोर मचा रहे हैं, वो मचा रहे हैं, ठीक है, सियासी वर्कर जो है शोर मचाते हैं। हमने भी 2018 में जो है अरे पनामा तभी नून लीग तो यही लग रहा सी कि झगड़ा सबसाइड हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ गया सी बाद नहीं, वो थे तो बढ़ गया था, लेकिन फिर भी हमने 5 साल तो 4 साल मियां नवाज शरीफ साहब थे और 1 साल जो है शायद अब्बास साहब का निकाल लिया था PMLN ने। लेकिन अगर कोई जो है वो इलेक्शंस के बारे में कोई डाउट्स हैं तो इलेक्शन के जो 2018 के बारे में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, वो किस तरह हुआ। और 4-5 साल जो है हम शोर मचाते रहे हैं कि ये सिलेक्टेड था इमरान खान जो है और बाजा साहब जो है, और उस वक्त जो DGI थे उनका एक पूरा रोल था उनको बरसर इक़्तिदार लाने में, और उन्होंने खुद भी एडमिट कर लिया हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो लेके आए थे और उनका तजर्बा नाकाम हुआ था। मैं 1-2-4 मुलाकातों में बिल्कुल मेरे से मुलाकातें भी हुई हैं जिन्होंने उस तजर्बे की नाकामी का एतराफ़ किया। आपसे मुलाकातें कहाँ हुई थी सर? ये वखरा पूछ लीजिए, जरूरी टीवी पे मुझे ऐसी गलियां तो मैं किया है अच्छा ये टीवी पे तो सर जी मैं किया है। जी हाँ, तो सर ये बताएं मुझे कि ये जो जगह नहीं दसी दी है वो भी दसता हूं।
अच्छा अच्छा, चलो वो वखरिया पुछ लवांगे तुहाडे कोलों सी। सर ये बताएं सर कि अब ये काबीना का जो मामला है, इसमें पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से कल भी परसों भी गालिबन नून लीग के अंदर मुशावरत हुई है कि पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल हो जाना चाहिए। तो आर यू कॉन्फिडेंट के, आर यू होपफुल कि भाई आ जाएंगे वो काबीना के अंदर बजट के बाद या बजट से पहले, मरकज में भी पंजाब के अंदर भी? मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि हो जाएंगे इंशाल्लाह, मरकज में भी और पंजाब में भी। हाँ मेरा ख्याल है, फिर अगर उधर आएंगे तो सेंटर में तो पंजाब में भी डेफिनेटली। मैं आई कैन ओनली स्पेकुलेट, मैं कोई जो हतमी बात नहीं कह सकता। सही है। और खतरा आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई नहीं है, आल्दो आपकी गवर्नमेंट उन्हीं के सहारे पे खड़ी है और जरदारी साहब ऐवान सदर में आ गए हैं, बड़ी अहम पोजीशन इस सेंस में जरूर है कि रिमोट कंट्रोल आपकी गवर्नमेंट का उनके हाथ में होगा कि वो किसी टाइम भी कोई अगर ताल्लुकात खराब होते हैं, कोई मसला होता है, वो आपको एतमाद के वोट का कह सकते हैं। और नीचे उनके अपने बंदे, उन्होंने अपने जो पीपल्स पार्टी के सहारे पे ही खड़ी है गवर्नमेंट आपकी। देखिए सियासी हुकूमतों को कभी भी जो है ना वो जो है खतरा प्रूफ कभी भी नहीं होती। सियासी हुकूमतों को हमेशा खतरा रहता है, दुरुस्त बात है, कोई खतरा रहता है जो है, इसलिए जो है वो इन खतरों से निपटना चाहिए। सियासतदानों को जो है गुफ्तो शुनीद के जरिए जो है ये मसाइल हल करने चाहिए। इन मसाइल का हल जो है सियासतदान नहीं करेंगे तो बाहर से आकर तो कोई नहीं करेगा। बाहर से भी जो है 4 दफा आए हैं लोग जो है, लेकिन उनसे भी हाल नहीं हुआ, बल्कि बिगाड़ के चले गए वो लोग जो है। तो एक सियासतदान सर जो बैठा है इस वक्त अडियाला जेल के अंदर, उसे भी सर लूप में लेने का कोई इरादा है आने वाले दिनों में? वो जो मिसाक की मुफाहमत की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, अब जरदारी साहब भी आ गए ऐवान सदर में। देखें, जब वो इक़्तिदार में थे हम तो उस वक्त भी उनको कहते थे बैठ के बातचीत कर लेते हैं, वो बातचीत नहीं करते थे। अब भी ये सवाल उनसे ही पूछें। नहीं, आपकी तरफ से कोई बाज़ाब्ता मुफाहमती प्रोसेस में शामिल होने की दावत कोई दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें? मियां शहबाज शरीफ ने जो है ये असेंबली के फ्लोर पे कहा हुआ है और अब भी उन्होंने अपनी इनॉग्रल स्पीच में फिर कहा है कि कम से कम मईशत के ऊपर तो एक एजेंडा तय करने। मेरा ख्याल है उनको ये इनविटेशन वो उस बात के बाद जो है उन्होंने लव लेटर लिख दिया IMF को। IMF ने जो है उसकी जो है क्या बना देते हैं, मैं अब लफ्ज में इस्तेमाल कर सकता तो वो बना दिया उन्होंने। तो यानी अब कोई राब्ता नहीं होगा, इसका मतलब है उनसे? नहीं ना, हमारी तरफ से तो मियां शहबाज शरीफ की ऑफर जो है वो बिल्कुल आउटस्टैंड करती है। सर वो तो असेंबली में गालो ही ना, बाज़ाब्ता आप उन्हें कोई पैगाम भेजेंगे किसी चैनल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? असेंबली से ज्यादा ऑथेंटिक क्या फ्लोर होता है, वो भी असेंबली के फ्लोर पे ही रिस्पॉन्ड कर दें। ना को लव लेटर जो है एक्सचेंज ना करें, असेंबली के फ्लोर पे ही वो रिस्पॉन्ड कर दें। हमने असेंबली के फ्लोर के ऊपर द मोस्ट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान इज द पार्लियामेंट एंड वी हैव इनवाइटेड देम ऑन दैट प्लेटफॉर्म कि हम असेंबली के प्लेटफॉर्म के ऊपर गुफ्तगू शुनीद करें, मईशत के ऊपर एक एजेंडा बनाएं जिसके ऊपर सब लोग मुत्तफिक हों। उनकी पार्टी की तरफ से खड़ा होकर जो है हमारे इनविटेशन को असेंबली के फ्लोर पर रिस्पॉन्ड कर दे, वी विल सिट विद देम। वो कहते हैं पहले खान साहब को और बाकी कैदियों को रिहा करेंगे फिर कोई मुफाहमत होगी। मैं जिस वक्त शहबाज शरीफ ने ऑफर की थी जब वो ऑपोजिशन लीडर थे, 80 अद्धे बंदे अंदर सा उसले 80 तो नहीं कोई शर्त रखी। सही है, बात होगी तो गैर मशरूत होगी। गैर मशरूत मुल्क के लिए बातचीत आपने करनी है, तो ये बातचीत जो है समर अब्बास ने और ख्वाजा हसन से नहीं करनी, मुल्क के लिए उसके लिए शर्तें लगानी है हमने। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया है साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप तफसील अदा कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब की, जिन्होंने बड़ी अहम बातें बताई हैं। एक तो काबीना के बारे में कह रहे कल या परसों काबीना तश्कील पा जाएगी और काबीना में जो नाम शामिल किए जा रहे हैं जिनमें मोहसिन नकवी हो गए, एक कंफर्मेशन भी बाय द वे आ गई है नून लीग की तरफ से, और दूसरा औरंगजेब साहब हो गए, जो एक्सपर्ट्स हैं इनको हालात को देखते हुए काबीना में शामिल किया गया है और ये नून लीग की अपनी चॉइस है जिसके ऊपर इन नामों को काबीना के अंदर शामिल किया जा रहा है। और इसमें जो है बाकी जो उन्होंने कहा है कि मीसाक के मुफाहमत के वाले से तहरीक इंसाफ को दावत दी जा चुकी है, वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। रिस्पॉन्स अगर आना होता वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे ही आ जाना चाहिए था। आगे मामला कैसे बढ़ेंगे, तजिया शामिल करेंगे सीनियर साफी तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मालिक साहब ये बताएं कि हुकूमत तश्कील पा चुकी है चारों सूबों में, मरकज़ में आज ऐवान सदर में भी जरदारी साहब आ चुके हैं, मुफाहमत के चैंपियन। आगे आप माहौल क्या देख रहे हैं? एक तरफ तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के अंदर भी माहौल गर्मा के रखा हुआ है और सड़कें भी उन्होंने गर्म करना शुरू कर दी। आज भी पूरे मुल्क के अंदर PTI की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए गए मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ।
तो आगे आप क्या देख रहे हैं, ये सियासी इस्तेहकाम आपको आता हुआ नजर आ रहा है या ये मामला मजीद जो है वो मुज़ामत की तरफ ही जाएगा? नहीं, अभी तो देखिए आज भी तो ऐसे मुजाहिरे हुए हैं, कोई इतने बड़े नहीं हुए। जी हाँ, टोकन प्रेजेंस ही थी, जीरो टॉलरेंस थी ना पंजाब हुकूमत की तरफ से। मुझे तो अभी ओवर रिएक्शन नजर आ रहा है पंजाब गवर्नमेंट का। कोई इतनी बड़ी सड़कों पे तादाद नहीं थी, और वैसे भी बड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन होता है जब आप पार्लियामान में भी बैठे और सड़क भी गर्म करें। तो अभी तो आई थिंक ऐसे ही चलेगा। और अगर आप बयान देखें तो आज चीफ मिनिस्टर केपी ने भी कहा कि सदर के ऊपर से कि हम इनको तो मानना ही पड़ेगा, सदर तो है। और अभी आई थिंक कुछ ऐसा ही गेम ऐसे ही चलेगी। इसमें अभी मुझे ज्यादा तेजी होती नजर नहीं आती। वाकई आपने दुरुस्त निशान देखी है मालिक साहब। आज अली मीन गन्नापुर की टोन बड़ी आज सॉफ्ट थी आज स्पीच के अंदर, हालांकि वो एक एहतजाजी मुजाहिरे को एड्रेस कर रहे थे, कोई नॉर्मल जलसा नहीं था। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। आज हमें बिल्कुल सोचने में अजीब सा लगता है, लेकिन आज से 6 माह बाद या विद इन फ्यू मंथ्स लेटर कुछ पता नहीं है आपको पीटीआई और पीपल्स पार्टी फ्लर्ट करते नजर आए आपस में। और उसकी बुनियाद जरदारी साहब ने रख भी दी है पिछले 1-2 बयानों में, जब उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डायलॉग और रोशमा चाहिए और उसमें पीटीआई का होना जरूरी है। और आई थिंक जिस रोल में वो आए हैं, देखें हर कोई ये बात कर रहा है कि जरदारी साहब सदर बन गए हैं। असल बात तो यह है कि सदर बने क्यों हैं? Why has he become the president? उनको कोई केसेस में ऐसी तेजी नहीं थी कि उनको उस पर इम्यूनिटी चाहिए थी 5 साल के लिए, इसके वो सदर बन गए। वो सदर बन गए क्योंकि उनको एक रोल नजर आ रहा है प्रेसिडेंट के ऑफिस का, जो आगे जाके पीटीआई के दरमियान में और इंस्टीट्यूशन के दरमियान में भी एक ब्रिज का फैसला कर रोल प्ले कर सकता है, जो कल को एक नई अलायंस बना सकता है पीपल्स पार्टी के लिए टू द डिट्रीमेंट ऑफ पीएमएलएन। तो ये काफी चीजें उनको लॉन्ग टर्म पे वो देख रहे हैं। और मेरे ख्याल में बड़ा ही जबरदस्त एक सिचुएशन बन गई है कि जब ये सदर थे लास्ट टाइम तो इनके पास 58(2)B की पावर्स थी, ये गवर्नमेंट गिरा सकते थे। अब उन्होंने 52 की पावर्स दे दी हैं, लेकिन आज वो फिर उस पोजीशन में है कि वो गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। एग्जैक्टली। और एतमाद का वोट भी जरदारी साहब ने मांगना है और नीचे से बंदे भी अपने उन्होंने शॉर्ट करवाने पीपल्स पार्टी के। तो इसलिए अब देखना, ये हमें इस पे एनालिसिस करने की जरूरत है कि वो सदर क्यों बने हैं और उसके लॉन्ग टर्म क्या उसके इम्पैक्ट है, शॉर्ट टर्म को छोड़ दें। अच्छा मालिक साहब, ये जो सेंटर में जो हम देख रहे हैं कि हुकूमत बज़ाहिर है तो नून लीग की है, लेकिन उनके अपने मिनिस्टर्स उस की पोजीशन पे हमें नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह से वजारत ख़जाना में देख लें, डार साहब की वहाँ से छुट्टी करा दी गई, वहाँ पे अब औरंगजेब साहब आ रहे हैं और शमशाद अख्तर साहब शायद कंटिन्यू कर रही हैं। और दाखिला की बात करें तो वहाँ पे अब राना सनाउल्लाह की जगह पे मोहसिन नकवी नज़र आएंगे। और खारजा अमूर की वजारत की बात करें, वहाँ शायद इसहाक डार साहब नज़र तो आए, लेकिन शायद वहाँ भी उनकी प्रेजेंस सेरेमोनियल होगी, चूँकि नीचे जलील अब्बास जिलानी साहब और तारिक फातमी असल काम कर रहे होंगे। तो ये इसे नून लीग की गवर्नमेंट इन एक्चुअल कहा जा सकता है कि भाई उनके तो वजीर ही नहीं है काबीना के अंदर बहुत सारे? नहीं, देखें जहाँ तक तो फाइनेंस मिनिस्टर का है उसमें तो प्राइम मिनिस्टर भी कीन नहीं थे, बिल्कुल उनका भी कोई शौक नहीं है कि इसहाक डार साहब हो। इसहाक डार साहब के साथ ना IMF खुश, ना पिंडी खुश, ना खुद उनका वजीर आजम खुश। और यकीन माने उनके खानदान के अंदर भी जो करीबी 1-2 बहुत की लोग हैं, वो भी कोई इतना ज्यादा सपोर्ट उनको नहीं मिली वहां से। वो सिर्फ बड़े मियाँ साहब की वजह से फॉरेन मिनिस्ट्री भी उनको मिल गई है, वरना वो भी ना मिलती। और जहाँ तक अगर औरंगजेब आते हैं, जिनका नाम बार बार हम सुन रहे हैं, तो औरंगजेब साहब जो हैं वो बड़ी ही एंजॉयज वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो वो उन्हीं की चॉइस है, वो कोई ये तासुर दे कि वो इसमें तो मालिक साहब फिर एक ये भी इंप्रेशन आता है कि मियाँ नवाज शरीफ ने इस मरतबा शहबाज शरीफ को फ्री हैंड दे दिया, भाई आप अपनी मर्जी से चलाए सारा कुछ। फ्री हैंड दिया है या नहीं दिया, देखिए वो मुश्किल है, क्योंकि असल चीज ये है कि मियाँ साहब को खुद वजीर आजम की ऑफिस कुर्बानी देनी पड़ी है मरियम नवाज को वजीर आला बनाने के लिए। जी हाँ। उन्होंने वो सेक्रीफाइस किया अपना ऑफिस, बिकॉज उनको पता था कि अगर अभी लॉन्च ना हुई मरियम नवाज तो शायद फिर 4 साल बाद 5 साल बाद बड़ा मुश्किल हो, तो वो उन्होंने उसके लिए अपनी सेक्रीफाइस दिया। और अभी भी बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। देखिए इमरान खान साहब ने बड़ा एक और स्ट्रेटेजिक मूव किया है। उन्होंने जो 4 हल्के बार बार कहते हैं आप खोल दें, उसमें एक हल्का मियाँ साहब का है। जी हाँ। आप इमेजिन करें कि मियाँ साहब का वो हल्का खुल जाता है और वो हार जाते हैं वहां से,
ये कितना बड़ा एक तूफान होगा, पॉलिटिकल तूफान। Exactly. मियां साहब लाहौर से हार जाएं और फिर उनके लिए, और वो क्या, उनके पास क्या ऑप्शन रह जाएंगे सवाए से कि इलाज करवाने चले जाएं वापस लंदन। ये सारी चीजें होती हैं। सो अभी बहुत सी चीजें फ्लूइड हैं। गवर्नमेंट में अभी जरा जरदारी साहब पे आप नजर रखें, बाकी छोड़ें। बहुत शुक्रिया वालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे नई हुकूमत के लिए, नए वजीर ख़जाना के लिए मसाइल का, चैलेंजेस का एक बहुत बड़ा अंबार इंतज़ार कर रहा होगा। बात करेंगे ब्रेक के बाद। हफीज़ पाशा साहब से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नई हुकूमत कायम हो चुकी है और कल काबीना भी बन जाएगी। काबीना में जो मुआशी टीम अगली आ रही है, जिसमें औरंगजेब साहब का नाम तो कंफर्म है, साथ शमशाद अख्तर साहब आती हैं, कौन आता है, लेकिन मुआशी टीम के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, चूँकि पाकिस्तानी मुआशी सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। IMF का जो प्रोग्राम है वो अब सेकंड रिव्यू होना है हमारे स्टैंड बाई अरेंजमेंट का। उसके बाद जब नए IMF प्रोग्राम में हम जाते हैं, स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज़ के साथ पाकिस्तान में मज़ीद महंगाई भी आ सकती है। लेकिन उससे पहले रमज़ान का महीना जो है वो शुरू होने वाला है और रमज़ान में भी महंगाई का तूफ़ान पहले ही आ चुका है। रमज़ान से पहले बात करेंगे माहिर मईशत हफीज़ पाशा साहब से। हफीज़ पाशा साहब, ये वो कहते हैं ना, सर मुंडाती ओले पड़ गए, नई हुकूमत के आते साथ ही रमज़ान आ गया है और रमज़ान से पहले हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो आसमान पे पहुँच चुकी है। तो नई हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर आवाम को रिलीफ देना, और ये महंगाई मजीद आपको ऊपर जाती हुई नजर आ रही है आगे भी? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये प्राइस कंट्रोल का निज़ाम पिछले 10-15 साल से तकरीबन ख़त्म हो चुका है और इसको इतनी जल्दी नई हुकूमत मेरे नहीं ख्याल है कि ले पाएगी। अलबत्ता एक चीज़ उन्होंने आगाज़ में कि रमज़ान के पैकेज मुख्तलिफ हुकूमतों ने अनाउंस किया है, जिसमें फेडरल हुकूमत की है और अपनी प्रोविंशियल हुकूमत की है, और इस तरह से तो रिलीफ। पाशा साहब, ये रमज़ान के अलावा भी लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो महंगाई क्या आगे जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी पाकिस्तान के अंदर? चूँकि हम ज़ाहिर है अभी IMF प्रोग्राम में हैं, आगे हमने एक और प्रोग्राम के अंदर भी जाना है और IMF की टीम भी पाकिस्तान आने वाली है स्टैंड बाई अरेंजमेंट पे मजीद जो है वो सेकंड रिव्यू के लिए। तो क्या आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म में महंगाई पाकिस्तान में बढ़ेगी मजीद? इस वक्त का जो स्टैंड बाय फैसिलिटी है उसका सेकंड और आखिरी रिव्यू करना है, और वो ये देखेंगे कि जो टारगेट सेट किए गए थे दिसंबर के महीने तक, 23 के महीने तक, क्या पाकिस्तान ने वो अचीव किए हैं? क्या जो रिफॉर्म्स की कमिटमेंट्स आपने की थी वो आपने मीट किया है? उसके बाद फिर हमारी हुकूमत जो है वो ज़रूर IMF से अगर मुनासिब समझे तो बात शुरू करें कि 3 साल का एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तरफ हम जाएं, इसलिए कि हमें इस तरह की छतरी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कि हमारे रिजर्व्स जो हैं वो बहुत कम हैं, अभी भी 9 अरब डॉलर से भी कम हैं, इनफैक्ट अब तो 8 अरब डॉलर से भी कम हो चुके हैं, और हमें IMF की छतरी ज़रूरत होगी, इसलिए कि हर साल हमें जो पेमेंट्स करने हैं वो तकरीबन 22 से 25 अरब डॉलर है। पाशा साहब, IMF ने डॉलर की जो इस वक्त मालियत है पाकिस्तान में 280 रुपये, उस पर कोई हाथ से इतराज़ नहीं किया, उसको मार्केट डिटरमिनेंट वाली जो वो पहले शर्त रखते थे इतना उन्होंने प्रेस नहीं किया। लेकिन रूमर्स पाकिस्तान में शुरू हो चुकी हैं कि हम दोबारा जब नए प्रोग्राम में जाएंगे तो पाकिस्तान में डॉलर की मालियत शायद 300 रुपये फिर क्रॉस कर जाए। डॉलर बढ़ेगा तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, बाकी चीज़ें भी सारी बढ़ेंगी। तो कहाँ आप ये ज़्यादा देख रहे हैं डॉलर को? की बात यह है कि पाकिस्तान ने IMF के साथ जो एग्रीमेंट किया था स्टैंड बाय फैसिलिटी में, उसमें वाज़े तौर पर यह एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी फॉलो करेगा, और आगाज़ में तो कुछ किया उन्होंने, मगर उसके बाद में जो पॉलिसी अख्तियार की गई है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फिजिकली बैंकों के थ्रू इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, और अब वाज़े तौर पर LCs को कंट्रोल करते हैं। इसके नतीजे में इंपोर्ट्स में उन्होंने कमी लाए हैं वाज़े तौर पर, और जो हमारा तिजारती खसारा है वो बहुत कम हुआ है, और उसके नतीजे में आपके एक्सचेंज रेट में कुछ स्टेबिलिटी आई है। मगर इसके नतीजे में हो ये रहा है कि जो हमारा सनती पैदावार है ख़ास तौर पे वो मुतासिर हुआ है, उस जो शरे नमू है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की
वो तकरीबन 0 है। और इस तरह इसकी अहम वजह हो सकती है। तो पाशा साहब ये बताएं कि नई हुकूमत के लिए चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं मुआशी मैदान में, तो ये जो स्ट्रेटजी है, नई अप्रोच है कि इसहाक डार की जगह पे मुआशी टीम बनाई जाए जिसमें औरंगजेब साहब और शायद शमशाद अख्तर साहब होंगी, ये बेहतर अप्रोच है सर? देखिए, मैं ये नामुनासिब विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट समझता हूँ कि मैं शख्सियात पे कोई कमेंट्स करूँ। बात दरअसल ये है कि इस वक्त एक कोएलिशन हुकूमत है, और होता ये है आमतौर पे अगर कोएलिशन गवर्नमेंट बहुत ब्रॉड बेस्ड हो तो एक तरह से नेशनल गवर्नमेंट बन जाता है, वो जो कि इस वक्त नहीं है इसलिए कि पीटीआई इज नॉट ऑन बोर्ड। मगर यकीनन कोएलिशन से कुछ उस लिहाज से यूनानिमिटी ऑफ व्यू आनी चाहिए। मगर देखिए, कुछ हद तक हमें इस बात की परेशानी है कि जो आइडियोलॉजी है आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग की और जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी पीपल्स पार्टी की है वो बहुत मुख्तलिफ है, और कुछ ऐसे इश्यूज में डिसएग्रीमेंट हो सकता है। बहुत बड़ा इशू जो है वो इस वक्त है प्राइवेटाइजेशन एसओईज का। एग्जैक्टली उस पे ये देखना है कि क्या इस पे एग्रीमेंट होगा, इसलिए कि जो हम पर बोझ पड़ रहा है मुख्तलिफ इदारों का, जिसमें पीआईए का नुमाया एग्जाम्पल है, स्टील मिल वगैरह। तो ये अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में क्या ये कंसेंसस इवॉल्व होता है। चार्टर तो दूर की बात है, मगर कम से कम कुछ मेजर पॉलिसी मूव्स में उसमें तो क्या लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी शायद प्राइवेटाइज वाले मामले पे साथ ना दे हुकूमत का, हालांकि ये बहुत जरूरी है। तो सर मुझे ये भी बता दें कि प्राइम मिनिस्टर ने आते ही पहली मीटिंग की, वो थी एफबीआर के वाले से, एफबीआर में रिफॉर्म्स के वाले से, रीस्ट्रक्चरिंग के वाले से। हर नई आने वाली हुकूमत यही कहती है कि हम टैक्स पेस बढ़ाएंगे, तो होता यह कि वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेस के ऊपर ही बोझ मजीद बढ़ा दिया जाता है। तो आपको लग रहा है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ पाएगी? कोई और रास्ता नहीं है। अब ऐसा वक्त आ गया है कि अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं तो आपका जो इस वक्त जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है तकरीबन 10% के लगभग, उसको बढ़ाकर 3 साल में कम से कम 13% तक ले जाना पड़ेगा। आईएमएफ इसके बगैर प्रोग्राम आपको नहीं देगा, इसलिए कि इस वक्त आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो आप दूसरे मुल्कों से कंपेयर करें तो काफी कम है। हिंदुस्तान का इस वक्त 18%। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन नहीं है। और एक बड़ी नई बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी तक आईएमएफ का रुझान ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट और एसओईज पे रहा है। इस मर्तबा यकीनन अब ये देखेंगे आप कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे रुझान बढ़ेगा। अब यकीनन जो टैक्स पोटेंशियल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का वो बहुत ज्यादा मौजूद है, मगर वो बिल्कुल एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ इस हद तक बात हो रही है कि मुख्तलिफ खर्चे जो फेडरल लेवल पे हैं वो प्रोविंसेस को दिए जाएं, और डिस्कोस को प्रोविंशलाइज करने का भी एक प्रपोजल आ गया है पिछले 2-3 दिन में। तो मेरा ख्याल है कि इस मर्तबा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल बी पार्ट ऑफ द सेंट्रल फोकस ऑफ द आईएमएफ। सर इसी का भी बड़ा मसला पाकिस्तान में चल रहा है। जब से 18वीं तरमीम हुई है, कहा जा रहा है कि सेंटर में ज़्यादा पैसे कम बचते हैं, सूबों को ज़्यादा चले जाते हैं। आपको ये दोबारा रिवाइज होता हुआ नजर आ रहा है? चूंकि पीपल्स पार्टी तो ज़्यादा इसकी मुखालफत करेगी, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी भी है। देखिए, तरीका जो इख्तियार किया गया है वो जिसे कहते हैं ना बैक डोर, हमने ये किया है पिछली हुकूमत ने कि उन्होंने पेट्रोलियम लेवी को लगाया है और उसके नतीजे में सेल्स टैक्स जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, खासतौर पे इंपोर्ट्स पर, उससे नुमाया तौर पर कम किया है। और उसके नतीजे में आपको शायद हैरत होगी, ये फिगर आमतौर पे कोट नहीं होता है, मगर हमने तो जिंदगी गुजारी है पब्लिक फाइनेंसेस में। तकरीबन 500 अरब जो है वो ट्रांसफर जो है प्रोविंसेस को इसके नतीजे में कम कर दिया गया है। ये बड़ा अमाउंट है और इस तरह की कोशिशें जारी रहेंगी। पाशा साहब, हमारे अवाम बड़ा जानना चाहते हैं कि बिजली कीमतें भी क्या बढ़ेंगी आगे चल के, क्या लग रहा है आपको? बात दरअसल ये है कि अभी भी इन हरकतों के बाद, इजाफे के बाद वगैरह वगैरह, आपका सर्कुलर डेट जो है 5700 अरब के लगभग है। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और आने वाले आईएमएफ प्रोग्राम में जिस तरह टैक्स टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाने की टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी, उस तरह
एनर्जी सेक्टर के सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने पर IMF का बहुत बड़ा सख्त रुझान रहेगा। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके नतीजे में वक्तन फवक्तन आप टैरिफ्स में इंक्रीजेस देखते रहेंगे। सही, तो आने वाला बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। हफीज़ पाशा साहब का कहना है कि बिजली गैस की कीमतों में इजाफा हो सकता है, अगले IMF प्रोग्राम में प्रेशर पाकिस्तान पर ठीक ठाक आ सकता है। आज की प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।